चलिए भाई, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस डिजिटल दुनिया पर। और आज अपने जो कल क्लास चल रही थी जिसमें हमने आहार सभ्यता पढ़ी थी और टेक्निकल की वजह से वो क्लास हमारी बीच में रह चुकी थी। आज उसी क्लास को वहीं से हम शुरू करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करांगा। तो बने रहना क्लास के अंतिम बिंदु तक। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना है, ये बात बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मर्जी से कर दिया करो। और चलिए आज की क्लास अपने शुरू करते हैं, ठीक है। ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे हम। आज अपने क्या पढ़ेंगे कि कल हमने देखा कि गुरुजी कल हमारी एक सभ्यता चल रही थी जिस सभ्यता का नाम था आहार सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहार सभ्यता। आज हम उसी आहार सभ्यता को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक भूल सुधार पद्धति को सुधार देता हूं। मैंने कालीबंगा पढ़ाई थी, उसमें मैंने गलती से आपको 1956 के अंदर खोज लिखाई, 1956 में खोज लिखाई थी। कब लिखवाई खोज? 1956 में। जो आप बोल सकते हो कि भूल की वजह से लिखी गई या गलती मान सकते हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। 1952 की जगह आप 1956 की जगह 1952 या 53 कर लो। कालीबंगा की खोज कब की गई? 1952-53 में। ये थी थोड़ी सी कालीबंगा का, थोड़ा सा उसमें सुधार कर लेना, गलती की मैं माफी चाहूंगा। अब अपने वापिस आहार सभ्यता को लेकर चलते हैं और आहार सभ्यता के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है जी। आहार सभ्यता के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। मैंने कल एक चीज बताई थी कि ये अपने पास एक जिला ये हो गया जी। क्या हो गया? एक जिला ये है। और उसके बाद मैंने बताया था कि एक जिला हमारे पास ये हो गया, ठीक है। फिर एक जिला हमारे पास ये हो गया और एक जिला हमारे पास ये हो गया जी, ठीक है। ये 4 जिले हो गए। कितने जिले हो गए जी? तो हम लिख सकते हैं गुरुजी ये 4 जिले हो गए। मैं इस जिले को नाम दूं तो इस जिले को कहते हैं उदयपुर। ये कौन सा जिला हो गया जी? तो हम लिखेंगे गुरुजी ये उदयपुर है। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इधर हो गया अपना ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। रानी में तो पद्मणी, बाकी सब आगे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। इस जिले की हम बात करें तो इधर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। कौन सा जिला हो जाएगा? तो हम लिखेंगे गुरुजी ये हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। इधर मैं बात करूं तो ये जिला आपका हो जाएगा कौन सा? ये जिला हो जाएगा हमारा राजसमंद। ये जिला कौन सा हो जाएगा? ये जिला हो जाएगा हमारा राजसमंद जिला। कौन सा जिला? ये एक जिला हो गया राजसमंद, ठीक है जी। कि गुरुजी बहुत बढ़िया बात है, ये हमें समझ में आ चुका है। अब चलिए, इस उदयपुर जिले के अंदर यहां एक पहाड़ी पड़ती है। उस पहाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? ये पहाड़ी है गोगुंदा की पहाड़ी, ठीक है। ये क्या है? गोगुंदा की पहाड़ी। इसी गोगुंदा की पहाड़ी से जब वर्षा हुई तो वर्षा का पानी बहता हुआ इस तरीके से उदयपुर होता हुआ धीरे धीरे चला गया चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ से यहां एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम आता है बिगोद भीलवाड़ा। क्या नाम आएगा? बिगोद भीलवाड़ा। इधर एक नाम आ जाएगा बिगोद भीलवाड़ा, ठीक है। ये जल यहां से बहता हुआ चला गया। ये एक आपकी क्या बन गई? ये एक बन गई आपकी नदी। और इस नदी का नाम हमने दे दिया, ये हमारी नदी जो हो गई, इस नदी को हमने नाम दे दिया भाई क्या? ये नदी हो गई आयड़ नदी। कौन सी नदी?
कौन सी नदी हो जाएगी भी जल्दी से बताओ। ये नदी हमारी हो जाएगी आयड़ नदी। ठीक है, चलिए अब आगे और ध्यान देते हैं हम। यहां एक जगह और पड़ती है, यहां हो जाएगी आपकी उदय सागर झील। कौन सी झील? तो ये हो जाएगी उदय सागर झील। कौन सी झील हो जाएगी? ये हो जाएगी उदय सागर झील। उदय सागर झील किस जिले में पड़ती है? तो हम लिख सकते हैं गुरुजी ये उदयपुर में है। किस जिले में है? तो हम लिख सकते हैं ये उदयपुर में है। किस जिले में? उदयपुर में। और गोगुंदा की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? या हमसे भौगोलिक दृष्टि से पूछ सकता है प्रश्न कि आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है। तो हमें याद रखना है कि आयड़ नदी का जो उद्गम है वो आपका कहां से होगा? वो हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ी से। उदय सागर झील में जब इस नदी का पानी गिर जाता है तो गिरने के बाद इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है और पानी यानी उदय सागर झील में आता है। आने के बाद इस नदी को हम बोलते हैं कौन सी नदी? इस नदी को हम कहते हैं बेड़च। कौन सी नदी? इस नदी को हम कहते हैं बेड़च नदी। कौन सी नदी बोलेंगे? चलिए बेड़च नदी। और ये आगे कहां चली जाती है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर चली जाती है। कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ये हमें याद हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक बताइए जल्दी से। गुरुजी यहां तक हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो चलो हम चलते हैं। इधर एक राजसमंद से एक नदी और निकलती है। राजसमंद से एक नदी और निकलती है। यहां एक पहाड़ी पड़ती है। इस पहाड़ी का नाम है जी खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ये पहाड़ी हो जाएगी खमनोर की पहाड़ी। ठीक है, अब चलो खमनोर की पहाड़ी। इस खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम हो जाएगा, ये नदी होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी कौन सी नदी? ये नदी हो जाएगी, इस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। कहां से उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ी से। फिर हम इधर देखेंगे तो एक नदी इधर से और आएगी जिसका नाम हो जाएगा मेनाल नदी। कौन सी नदी? मेनाल नदी। और मेनाल नदी का उद्गम कहां से होता है? मांडलगढ़ पहाड़ी से। मांडलगढ़ पहाड़ी से इसका क्या होता है जी? उद्गम होता है। कोई खास बात नहीं है, गजब की सी बात है। भौगोलिक दृष्टि से भी 3-4 प्रश्न हमें याद हो चुके हैं। अगर अब भी थाने याद नहीं हो सुनी तो इनका मतलब थाने याद हो भी को नहीं। ठीक है, सिंपल सा साधारण भाषा में बताने ला रही हूं कि बनास नदी कठू निकलेगी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में। ठीक है, आयड़ नदी कठू निकलेगी गोगुंदा की पहाड़ियों, और मेनाल नदी कठू निकलेगी मांडलगढ़ पहाड़ियों। ठीक है, जकटे में 3 नदियां एक जगह आगे मिल जाए, इकट्ठी हो जाए। जिस समय 3 नदियां एक जगह आकर इकट्ठी हो जाती है उस जगह को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। बिगोद। अब प्रश्न क्या बनेगा? सॉरी, प्रश्न क्या बनेगा कि बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? कहां पर? बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो वो हम लिख सकते हैं कौन कौन सी। एक हो जाएगी आपकी कौन सी, जल्दी से बताना गुरुजी। एक हो जाएगी बनास, मेनाल, और एक हो जाएगी आपकी कौन सी? एक हो जाएगी बेड़च। ये तीनों नदियां मिलकर बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। ये तीनों की तीनों नदियां मिलकर बिगोद भीलवाड़ा में क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां बनाती है? बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। अब इसी आयड़ नदी के किनारे हम बात करें तो यहां एक सभ्यता विकसित है। यही एक सभ्यता विकसित है। इस सभ्यता का नाम आ जाता है जी आपका आहेड़ सभ्यता। इस सभ्यता का क्या नाम है? ये सभ्यता हो गई जी आपकी आहेड़ सभ्यता। यहां तक बताओ कि नहीं कोई प्रकार की दिक्कत है कि
क्यों? क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके उन्होंने बता दी कि आयड सभ्यता किसी नदी के किनारे है। ऐतिहासिक दृष्टि से आपको साथ के साथ भौगोलिक का भी परिचय करवा दिया कि 3-4 नदियां पढ़ा दी है मैंने बात बात में। कमनौर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी? जल्दी बोलो, राजसमंद। अच्छा, झारखंड प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिगोद भीलवाड़ा में कितनी नदियां मिल गई त्रिवेणी संगम बनावा, या कौन कौन सी नदियां हैं? तो बता सको उत्तर, ना बताया नहीं तो थारा फटीड पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है नहीं? खुशी किसी हो जाएगी। एक तो बनास है, एक मिनाल है, एक बेड़च है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर थे नहीं पढ़िया, फिर थे जाना और मैं जानू बाद में देखे थे थारी जूती उल्टा हो जी, ये तो थारो सिर और मेरी जूती, ठीक है? आयड नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से, ठीक है? और आयड नदी के पास विकसित सभ्यता कौन सी है? आहाड़ सभ्यता है। आहाड़ सभ्यता का किस जिले में है? आगाटपुर गांव, जिला उदयपुर। इतनी बात भी याद रख ली सुनी तो थारे 1 नंबर को प्रश्न पक्को लेके डूबोगा, तो छोड़ो ही की हालत में भी, ठीक है? तो जल्दी हुई एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आप आगे चला। जल्दी से ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट, फूट रहा था, जल्दी से, शाबाश। अब एक गजब की सी एक बात और बता दूं, कि बता दो गुरुजी, फूट रही सी, लिख लो, फिर यही लिख लेना इसमें। यहां महाशिवरात्रि के दिन एक मेला भरता है, यहां एक महाशिवरात्रि के दिन मेला भरता है। इस मेले का नाम है सोरत त्रिवेणी मेला। सोरत त्रिवेणी मेला कब भरता है? तो सिंपल सी ऊपर लिख दूं, थोड़ी सी याद रखनी है, रट्टो मार लियो घोट घोट के, जिया शिव जी भांग पीनता नहीं बिया थे पी जियो जीके ने, ताकि गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? महाशिवरात्रि वाले दिन बिगोद भीलवाड़ा में एक मेला भरता है, उस मेले का नाम है सोरत त्रिवेणी मेला। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? जल्दी से बताना कमेंट में करके जी, कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जो आपके सोरत त्रिवेणी मेला भरता है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उम्मीद है आपने इसकी एक छोटी सी फोटो खींच ली होगी और नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो भी कर लेना, बड़ी काम की चीज है। अब मैं चलता हूं आगे की ओर। अब ध्यान देना है, आहाड़ सभ्यता के जो उपनाम है, अपने 1 नंबर प्रश्न जो पक्का पेपर में आने की संभावना है वो आएगा जी आपके आहाड़ सभ्यता के। हमें उपनाम बता दीजिए, आहाड़ सभ्यता के क्या बता दीजिए? उपनाम। आहाड़ सभ्यता के क्या बता दीजिए हमें? आहाड़ सभ्यता के उपनाम बता दीजिए। बता देंगे जरूर, पर याद आपको रखने पड़ेंगे। अगर नहीं रखे तो मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ रहेगा नहीं, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं तो गीत गाना जगह गाना है, ठीक है? पर थारे काम की चीज है, नोट कर लो, फायदे में रहेगा। उपनाम हेडिंग डालो जल्दी सी कॉपी के अंदर, उपनाम हेडिंग डालेंगे, ठीक है? चलो, पहला नाम लिखना है अपने, शानदार गजब का सा एक नाम है, वो नाम हो जाएगा जी आपका क्या? हम जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो पॉइंट लिखेंगे गुरुजी, इस सभ्यता को आगाटपुर भी कहते हैं। इस सभ्यता को आगाटपुर सभ्यता भी कहते हैं। किसी सभ्यता बोले, जल्दी से बताओ, बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए, इस सभ्यता को आगाटपुर सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? बोलिए, इस सभ्यता को आगाटपुर सभ्यता कहते हैं। अब गजब सा एक प्रश्न बता देना मुझे कि आपसे, चलो वो थोड़ा सा लास्ट में पूछेंगे, उससे पहले कुछ नाम और लिख लो। एक तो आगाटपुर सभ्यता हो गया, और लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं गुरुजी, इसे धूलकोट भी कहते हैं। इसे धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। इसे धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट सभ्यता। इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। इन सभ्यता ने और किसे नाम जाना आपा, तो आपा लिख सका कि इन सभ्यता ने आपा ताम्रवती नगरी भी कहवा। किसी नगरी? तो हम इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। अब गजब की बात एक ये है आपके लिए, पेपर में प्रश्न आ जाए, मैं यहां लिख दूं प्रश्न, फिर आप उत्तर भी बता देना मुझे।
क्वेश्चन आपके लिए आज का ये है, या तो 10वीं या 11वीं 12वीं शताब्दी में, हो सकता है 10वीं 12वीं आ जाए या 11वीं 12वीं कर लो, चलो ठीक है, इसको एक बार याद छोड़ देना। 11वीं 12वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में कौन सी शताब्दी में? तो 11वीं 12वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? 11वीं 12वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को कहते हैं या कहते थे, सभ्यता को कहते हैं या कहते थे या किस नाम से पुकारते थे? जिया मर्जी पेपर में प्रश्न आ जाए, तोड़ मरोड़ के आपा बिन करके आवांगा। ठीक है, आज के बाद ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी गलत करते हो तो मेरी बात सुन लेना कान खोल के, जितने भी हैं, क्योंकि आपके फिर पड़ेगी। सिंपल सी बात है, मैं घर आकर एक एक की धुलाई करूंगा। इसको बोलते थे हम ताम्रवती नगरी। क्या बोलते थे? ताम्रवती नगरी। क्या बोलते थे हम? ताम्रवती नगरी कहा जाता था। जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख लेना। एक बात गजब की सी और मैं लिखा दूं, लिखना नोट लगा के। क्या लिखेंगे नोट लगा के? गुरुजी लिखवा दो जो लिखवाना है, जल्दी से लिखो। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता है? तो वो याद रखनी है, वो आपकी गणेश्वर सभ्यता है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी सभ्यता है? वो आपकी गणेश्वर सभ्यता है। हो जाएगा बताओ, इतनी बात कोई दिक्कत को नहीं। सिंपल सा प्रश्न आना रहा, अगर ये भी अपने याद नहीं होनी तो ये मानो कि आप बहुत ही डाउन। हाँ, ये चीजें तो पढ़नी पड़सी। जब को 12वीं पास हो गया है ना, बिना तो इन गोट गए, इन रगड़ पट्टी चढ़ानी पड़सी। मैं तो देसी भाषा में बताऊं, ठीक है। 11वीं 12वीं ताम्रवती, आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। जल्दी से बताना गुरुजी गणेश्वर सभ्यता। मैं गलत कौन करा, और गलत कर दिया तो फिर गए काम से, ठीक है। क्योंकि एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है, मैं पहले बता दूं। चाहे एक वोट हो, एक होता है ना, एक, अगर 1 रुपया भी किसके ऊपर आ जाए तो वो कर्ज बन जाता है। अगर 1 रुपया किसी के ऊपर आ जाए तो कर्ज बन जाता है। अगर 1 नंबर से कम रह जाए, ठीक है, तो मान के चलिए उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। अगर 1 सेकंड की वैल्यू किससे पूछना, जिसकी यानी कि सेकंडों में काम चलता हो। 1 मिनट की वैल्यू एक यात्री को पूछना, 1 मिनट के बाद बस निकल जाती है, गाड़ी निकल जाती है, बाद में खड़े रहो, टाइम फीस। तो 1 की वैल्यू बहुत है, ठीक है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम और देखें इसके ऊपर, यहां लिख देता हूं ताकि अपने साथ के साथ फुटरे नोट्स बना लेना सुंदर से। इट इज वेरी ब्यूटीफुल नॉट हैंड रिटन, ठीक है। लिखिए, मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला। अब कई मन में आ बात, गुरुजी गलत पढ़ा, गुरुजी पढ़ाने को नहीं आ जमा, है ना। मृतकांग टीलो आ थोड़ी है, मृतकांग टीलो तो वो एक सभ्यता और है, उसको बोलते हैं। वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की है ना। ये तो गुरुजी ने यहाँ गलत लिखा रखा है, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। तो ये तो बहुत ही गलत लिखवाई है, गलत पढ़ाते हैं। गलत नहीं है मेरे भाई, ये राजस्थान का मृतकों का टीला है, ठीक है। अगर इन थोड़ा सी यहाँ करके यहाँ लिखना चाहो तो भी लिख सको। यहां लिख लेना ताम्रवती नगरी, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, राजस्थान के मृतकों का टीला, राजस्थान के मृतकों का टीला, ठीक है। फिर आप और लिखनी चाहो तो लिख सका मेवाड़ के महाराणा शासकों की समाधि स्थली, ये बोल सकते हैं।
मेवाड़ी महाराणाओं की मेवाड़ी महाराणाओं की, या ऐसे लिख लेना, मेवाड़ी महाराणाओं का भी शमशान घाट भी कहते हैं। महाराणाओं का शमशान घाट, शमशान घाट में ठंडा के हुए सब कुछ पता है ना। भूत रहते हैं, रात को 12 बजे अगर किसी को दिखाई दे जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि अपने कई बार तो बोलते हैं ना क्या, पायल है ना, ये पायल दिन में बजे तो बड़ी प्यारी लगती है अपने को, है ना, और अगर रात को बज जाए तो फिर हम किसी को प्यारे नहीं लगते, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। तो मेवाड़ी महाराणाओं का शमशान घाट किसको कहते हैं, तो वो याद रखना आपको आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। अब जल्दी से बताइए कि कौन सा मेवाड़ी शासक था जिसने आहड़ को राजधानी बनाया था, ठीक है, ये बताना है। किस मेवाड़ी शासक ने आहड़ को राजधानी बनाया था, ये बताना है। जल्दी से कमेंट में फटाक से 2 सेकंड के अंदर उत्तर आना चाहिए। बहुत बार पढ़ाया हुआ, रटवाया हुआ है ये अच्छे तरीके से मैंने। गुरुजी दिमाग खटक गया, कहां गया, वहां गया जब हमने राजा अलट को पढ़ा था। किसको पढ़ा था, राजा अलट को। गुरुजी थे 4 ए लिखवाया नहीं, 4 ए आप एक ही ए पढ़ांगा कि आहड़ को राजधानी किसने बनाया, तो हम लिख सकते हैं राजा। आहड़ को राजधानी किसने बनाया, तो हम लिख सकते हैं गुरुजी ये राजा अलट ने बनाया। किसने बनाया, राजा अलट ने बनाया, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं भाई, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। क्या ध्यान देना है, इस सभ्यता को हसमुख धीरज सांकलिया ने भी एक नाम दिया है, वो भी लिख लेना। थोड़ा सा मुझे याद आ गया तो मैं लिखवा भी देता हूं, लिख लो फिर जल्दी से नोट कर लो। हसमुख धीरज सांकलिया ने इस सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति की सभ्यता का है। बनास सभ्यता या बनास संस्कृति की सभ्यता, बनास सभ्यता या बनास संस्कृति की सभ्यता कहा है, ठीक है। अभी तक तो जिस दिन अपने राजवंश में पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि राजवंश पढ़ना यूं उंगलियों पर बोलोगे कौन सा राजा कहां टपका था, कौन सी मृत्यु कब हुई, कौन सा सन, कैसे। हिस्ट्री में सन याद नहीं होते, मैं गारंटी देता हूं कि सन पढ़ लेना, अगर भूल जाओ ना फिर मेरे का नाम बदल देना, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको। हसमुख धीरज सांकलिया ने बनास संस्कृति की सभ्यता कहा है, नोट कर लो जल्दी से। फिर अपने आगे की ओर और बढ़ते हुए अपने सेशन की हम शुरुआत करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, उम्मीद है कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो भी जल्दी से कर लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए मेरे भाई, हो गया, आगे ले चलो गुरुजी, चलो। अब अपने देखेंगे इस सभ्यता के अंदर इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे। क्या देखेंगे हम, प्रमुख विशेषता देखेंगे। हाँ, चलिए हम आज पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषता। तो हेडिंग डालिए सेकंड पॉइंट पर, चलिए। आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। चलिए अब अपने आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं एक एक करके हम विशेषता पढ़ेंगे। बने रहना अंतिम बिंदु तक, बार बार कह रहा हूं, अंतिम बिंदु तक बने रहना। एक एक लाइन जो आपके पेपर में आने की संभावना है और बार बार पुटअप होती है, वो लाइनें मैं आपको नोट करवा रहा हूं और उसी तरीके से लिखवा रहा हूं जिस तरीके से आप नोट्स बना सको। तो चलिए पहली विशेषता लिखिए। ये सभ्यता है जो, ये आपकी कैसी सभ्यता है,
ये एक चीज में ध्यान देना है कि ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। एक तो ये सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन, कैसी सभ्यता है? ताम्र पाषाण। ये सभ्यता ताम्र युगीन है। ये सभ्यता ताम्र युगीन है। ये सभ्यता ताम्र युगीन है और यह सभ्यता लोहे युगीन भी है। यही सभ्यता लोहे युगीन भी है। अब कई बच्चों के मन में ये प्रश्न गड़गड़ाहट करने लग गया कि गुरुजन फिर कौन पढ़ाने हुआ है ना? लोहे युगीन के अवशेष कहां से मिल गए गुरुजी? आप तो स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हो, लोहे युगीन तो अंत में मिले थे। भारतीय उपमहाद्वीप पे गजब का प्रश्न है। और मैं एक चीज बता दूं कि इस क्लास को अगर कोई सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी देख रहा है तो इस प्रश्न को नोट कर कर चले जाना। 101% गारंटी देता हूं कि हिस्ट्री का यह प्रश्न पक्का आएगा पेपर में। ठीक है, प्रश्न क्या है लिखा जाए आज के क्वेश्चन को, तो हम लिखेंगे प्रश्न हमारा ये है। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न ये है, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? ये अपना प्रश्न है और इसका उत्तर है जी आपका, इसका उत्तर हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लेना और रट्टा मार लेना। घोट घोट कर शिवजी की भांग की तरह पी जाना इसको। कौन सी सभ्यता है? वो सभ्यता आपकी कौन सी हो जाएगी? वो सभ्यता आपकी आहड़ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? बात हरी आहड़ सभ्यता हो जाएगी। जल्दी से चलो, याद हो गए यहां तक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसको नोट करते रहना, साथ के साथ नोटबुक में अपनी कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब एक चीज और आती है अपने पास। वो क्या आती है गुरुजी? कि इसकी जो दूसरी विशेषता है वो हम लिख सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से लिखेंगे। इसकी जो संस्कृति है, आहड़ सभ्यता की संस्कृति कि गुरुजी 18 लोग किया रेनता है ना। आ चीज आप ध्यान होनी चाहिए कि 18 लोग किया रेनता, आप भी तो रेवा एक ही रेनता। बात चीज ध्यान देनी है। आज वर्तमान में तो ऐसा सिस्टम होता है, शादी के बाद में बहू घर आई और अलग है ना। ये अलग नहीं होते थे, ये एक साथ रहते थे। एक साथ को मतलब की उजेगो, एक साथ को मतलब ओ जगह के गुरुजी ए रेनता संयुक्त परिवार में। बहुत ही ज्यादा समझदार है बापड़ा है ना। अब वाला लड़ता कौन है ना, अब वालों की तरह लड़ते नहीं थे। अगर पत्नी होती थी पति की रिस्पेक्ट करती थी। अब वाला तो मैं कहूं राम 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 है ना, ज्यादा नहीं बताना चाहिए। संयुक्त परिवार, फिर ये कैसे थे? इनकी संस्कृति थी पितृसत्तात्मक परिवार में रहते थे। ये पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार, यानी कि ये पितरों में विश्वास करते थे। बूढ़िया मर जाता बांगी पूजा करता है। ठीक है कि मारा दादो जी मर गया, आज वे के बन गया, वे देवता बन गया, बांगी पूजा करी जावे। तो एक पितृसत्तात्मक परिवार भी है। चलो एक चीज और लिख लो, एक चीज अपनी और लिखेंगे। संयुक्त परिवार हो गया पितृसत्तात्मक। ये ग्रामीण परिवार में ज्यादा रहते थे, ग्रामीण परिवार। इतनी बात होगी कि जल्दी फुट एक स्क्रीनशॉट और ले, फिर मैं आपको आगे की ओर और बढ़ाते हुए लेकर चलता हूं। जल्दी से लेकर चलना। अब एक चीज और बता दूं कि थाने कि गुरुजी ये संयुक्त परिवार में क्या रहता है, ये चीज को कोई प्रमाण बता सकोगे थे? माने केट थे लिखवा दियो प्रमाण थाने बताऊं कि अठे एक मकान मिलियो, के मिलियो कि गुरुजी एक घर मिलियो, घर बनावा के आप फुट रसो बना लियो। ओ देखो देख, वाह अति उत्तम। गुरुजी थे तो लाल जमाना मन लागे जी के आ मिस्त्री है ना। ठीक है, गेट गुट थोड़ा सा टेढ़ है, चौगाट चुगुट सही कर लियो। अब देखो
इधर वाले क्या करते थे, थोड़ा सा डिजाइन कर दे ताकि फूट और लागू करे। ई घर में 6 चूल्हा मिले अपन, 1 2 3 इन्हें मान दिया, 1 2 और 3 3 इन्हें मान दिया, कितना चूल्हा मिला? 6 चूल्हे। अब 6 चूल्हे का प्रमाण तो वही होगा, सभी महिलाएं एक साथ बैठी रहती थी, सारा दिन थपा थपक रोटी पकाती थी, है ना, चलता रहता था काम। 6 चूल्हे मिले, इससे ये बताया जाता है कि परिवार में कैसे रहते थे, ये इनकी व्यवस्था थी वो संयुक्त परिवार थी, है ना। कैसी व्यवस्था थी? संयुक्त परिवार थी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां एक चीज, मकान हेडिंग डालकर लिख लो। मकान, एक चीज और ध्यान दे लेना, मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे, बांस के ऊपर लेपन किया हुआ था, बांस की छत, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, यूं लिख लो। इसी पर मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ज्यादा अपन नई चीज ऐड कौन करा। इम लिख सको थे कि लिखूंगा बांस की तो छत, बांस की छत, ठीक है, कच्ची ईंटों से मकान। वाह गुरुजी, गजब की बात लिखवा दी एक तो, ठीक है। मकान कैसे थे? कच्ची ईंटों के बने हुए। शॉर्ट में लिखवाऊंगा, याद हो जाना चाहिए, फालतू की कापू की कौन भरनी, दिमाग में रट्टो मारना है, ठीक है। कच्ची ईंट प्लस छत, छत किसकी? बांस की छत, बांस की छत। जल्दी से इसका एक नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, फिर अपने आगे और चलते हैं, आगे और चलते हैं, ठीक है जी। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? गुरुजी किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, नहीं आएगी, ये भी मैं बता रहा हूं। इस छत पर एक दिन क्या हुआ, पड़ोसन आके बैठ गई, गलत बात। ये जो अपना घर था सुंदर सा, ये जो अपना घर था, एक दिन इस घर के ऊपर बादल थे, बादल यूं बरसने लगे और अपने घर पर बारिश आने लगी। अब बारिश से क्या हुआ कि जो ये पानी था यूं यूं बहने लग गया नीचे। इन्होंने सोचा कि ये पानी व्यर्थ जा रहा है, पानी क्या जा रहा है, खराब होने लग रहा है। तो आंख एक अठे एक मोटो सारो खड्डो पट लियो। क्या पट लियो गुरुजी? मोटो सारो खड्डो। तो बिंग अंदर के यहाँ घड़ा रखना शुरू कर दिया, यहाँ 2 3 4 5 19 20 30 35 99 100 120 130 फुल घड़ा रख लिया, और आ घड़ा के अंदर बना दिया छोटा छोटा छेद करके, ठीक है। पानी आन तो वो नीचे चले जाता। ये विधि बोलता चक्रकूप विधि। बताओ चक्रकूप विधि समझ में आगे के? आगे नहीं, कोई दिक्कत को नहीं।